Hi everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Upskill and I hope so you all are well and welcome back to this channel. कोड ऑन वेजेस 2019 चल रहा है और आज हम देखने वाले हैं सेशन 13 न्यू लेबर इंडस्ट्रियल कोड में चैप्टर 4 पेमेंट ऑफ बोनस सेक्शन 37 टू 41 ओके और हम ये देख रहे हैं बेयर एक्ट विद एग्जांपल्स सिंपल वर्ड्स में हम इसे समझ रहे हैं। आई होप सो आप पीछे के सेशंस देख रहे हैं, नहीं देखे हैं क्विक सा रिकैप देखते हैं और ये सेशंस आपको मिल जाएंगे पिन कमेंट में। ओके चलिए, तो हमने पहले क्या देखा था। सबसे पहले हम देख चुके हैं सेशन 1 से 4 तक चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जिसमें हमने सेक्शन 1 से लेके 4 तक डिस्कस किया था। ओके ये सेशंस अलग अलग सेपरेट हैं, 1 2 3 4 आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा सेशन 5 जिसमें हमने चैप्टर 2 डिस्कस किया मिनिमम वेजेस, सेक्शन 5 टू 14 तक बेयर एक्ट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट हमने देखा सेशन 6 से लेकर 7 तक चैप्टर 3 पेमेंट ऑफ वेजेस, जिसमें थे हमारे सेक्शन 15 टू 25। ओके ये हमने यहाँ पर इसमें चेक किया। नेक्स्ट आता है हमारा सेशन 8 टू 12 जिसमें हमने चैप्टर 4 पेमेंट ऑफ बोनस डिस्कस किया, सेक्शन 26 से लेके 36 तक। ओके यहाँ पे हमने पेमेंट ऑफ बोनस में सेक्शन 26 से 36 डिस्कस कर लिए हैं। ये 8 9 10 11 12 में आप चेक कर सकते हैं। ओके ये 8 टू 12 का यही मीनिंग है कि आप इसमें अलग अलग सेपरेट सेशंस देख सकते हैं और सेक्शन वाइज भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं 37 से 41 और कुछ एग्जाम्पल्स भी साथ में रहेंगे। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल चीज़ें इसमें नहीं है ज़्यादा, तो ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स में एग्जाम्पल्स की नीड नहीं रहेगी। ओके जहाँ जहाँ होगी वहाँ मैं बताती चलूँगी। तो चलिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर पहली बार आए हैं और क्यूट से बेल आइकन है उसको जरूर हिट करें जिससे नेक्स्ट सेशंस आपको मिलते रहे। एंड प्लीज़ ये तो है कोड ऑन वेजेस और इसके साथ साथ 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप चल रही है। कहाँ पे चल रही है, ये चल रही है रेडी टू गेट अपडेट पे, वो आप चेक कर सकते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट वहाँ कंप्लीट हो चुका है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के कुछ सेशन 5 आ चुके हैं, कुछ 6 आ चुके हैं। ओके 5-6 सेशंस कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इन्हें प्लीज चेक कर सकते हैं। और रेडी टू गेट अपडेट पे अगर आप ये सेशंस देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी इन्हें देखने के लिए, और अगर आप रेडी टू अपस्किल पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले है सेक्शन 37 एडजस्टमेंट ऑफ कस्टमरी और इंटरिम बोनस अगेंस्ट बोनस पेबल अंडर दिस कोड। यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं इंटरिम बोनस। इंटरिम क्या है, बीच में कभी भी दे देना। कस्टमरी मतलब कस्टम्स के अकॉर्डिंग आपने दे दिया, आपने सोचा यार चलो कोई अच्छा ओकेजन है तो मैंने किसी कस्टम पे आपको बोनस दे दिया, तो वहां पे हम ये बात करें कि उस बोनस को क्या हम इस बोनस एक्ट में जो बोनस कैलकुलेट हो रहा है, इस बोनस के कोड में, यहाँ पे जो हम इस कोड ऑन वेजेस में कैलकुलेट कर रहे हैं बोनस की जो कैलकुलेशन है, क्या हम उसमें से वो डिडक्ट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे को बोनस देना था किसी को 5,000 और मैंने ये किसी को कस्टम बोनस या इंटरिम बोनस कितना दे दिया, 2,000 ऑलरेडी दे दिया, तो क्या मैं उसे यहाँ से डिडक्ट करके 3,000 अब दे सकती हूँ बोनस। यही बात हो रही है कि हाँ यस आप इसे डिडक्ट कर सकते हैं। वेयर इन एनी अकाउंटिंग ईयर एन एम्प्लॉयर हैज पेड एनी, या तो पूजा बोनस या फिर अदर कस्टमरी बोनस टू एम्प्लॉय और, ठीक है, टू एम्प्लॉय और, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, ये एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। बी में आप क्या कह रहे हैं, वेयर इन एन अकाउंटिंग ईयर एन एम्प्लॉयर, मतलब इसमें ए और बी डिफाइन किया हुआ है और आपको टाइटल दिया हुआ है एडजस्टमेंट, कि आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। किस चीज का एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो हमें ए और बी में बताया हुआ है, और फिर बाद में हमें कह देंगे आप ये एडजस्ट कर सकते हो, यहीं पे आपको इजीली पता चल जाएगा। वेयर इन एनी अकाउंटिंग ईयर, वही वाली लाइन दोबारा से, बी एन एम्प्लॉयर हैज पेड अ पार्ट ऑफ द बोनस पेबल अंडर दिस कोड टू एन एम्प्लॉय बिफोर द डेट, अगर पार्ट ऑफ द बोनस जो है वो आपने डेट से पहले दे दिया, ऑन विच सच बोनस बिकम्स पेबल, जब वो पेबल होता उससे पहले ही आपने दे दिया, देन द एम्प्लॉयर शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ बोनस। इसे ऐसे ही पढ़ा करिए बीच में रोक रोक के, क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ जाओगे उसके बाद आपको ऐसा लगेगा यार कितना कॉम्प्लेक्स है, ये इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको हम कैसे करें। तो इसको ना बीच बीच में रोक रोक के पढ़ा करिए, जैसे मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर, कि आप यहाँ पे रुक जाइए और पहले समझिए कि पीछे क्या कह रहे हैं। तो एन एम्प्लॉयर हैज पेड अ पार्ट ऑफ द बोनस पेबल अंडर दिस कोड, पार्ट ऑफ द बोनस दे चुका है अंडर दिस कोड, जो देना था जिसकी डेट अभी नहीं आई थी, देन एम्प्लॉयर शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ बोनस सो पेड। ऑब्वियसली अगर आप पहले दे चुके हो तो आप उसे डिडक्ट कर लोगे। मुझे किसी को 5,000 रुपए देने, मैं 2,000 दे चुकी हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं करूंगी अगेन 5,000 दूंगी चाहे वो अभी ड्यू नहीं हुए थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले से दे चुके हैं कुछ अमाउंट तो वो आप ऑब्वियसली उसे डिडक्ट कर लोगे। एंटाइटल्ड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ बोनस सो पेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ बोनस पेबल बाय हिम to the employee under this code in respect of that accounting year, and the employee shall be entitled to receive only the balance।
एम्प्लॉय को सिर्फ बैलेंस मिलेगा। देखिए जो बीच में बहुत सब कुछ लिखा होता है ना, इससे कंफ्यूज ना हो कि एम्प्लॉय अंडर दिस कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट अकाउंटिंग ईयर, मतलब वो उसी ईयर की बात करें, वहीं की बात करें कि उस ईयर में आप पहले बोनस दे चुके हो, इस कोड में जो लिखा था, जो बना था, जो इस कोड में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें अगर आप पहले दे चुके हो तो आप उसे लेस कर दो। ये लाइन सिर्फ इतनी कहती है, और जो रेड रेड हो रखा है ना आप उसे देखो, वो एक्चुअल में फोकस करने वाली चीज है, ठीक है। और ये साथ में सपोर्टिंग लाइंस है जो आपको बता रही है कि कब कब क्या क्या आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा सेक्शन 38, डिडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट्स फ्रॉम बोनस पेबल वेयर इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब देखिए इसमें क्या आप कह रहे हैं, डिडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम बोनस पेबल। कौन सी डिडक्शंस आप कर सकते हो, ऊपर वो थी कि आपने कोई बोनस पे कर दिया है तो उसके एडजस्टमेंट की बात करते सेक्शन 37 में। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, डिडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट, कोई अमाउंट हम डिडक्ट कर सकते हैं क्या बोनस पेबल में से, कौन सी कर सकते हैं। वेयर इन एनी अकाउंटिंग ईयर एन एम्प्लॉय इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस टू द एम्प्लॉयर। गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई मिसकंडक्ट हुआ जिससे फाइनेंशियल लॉस हुआ एम्प्लॉयर का। सिंपल, ये हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि कहीं पे भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी लॉस के लिए, किसी भी गुड्स के लॉस के लिए, तो यस ये डिडक्शन होगा। देन इट शैल बी लॉफुल फॉर द एम्प्लॉयर टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ लॉस, जितना लॉस है वो आप डिडक्ट कर सकते हो फ्रॉम द अमाउंट ऑफ बोनस पेबल बाय हिम टू द एम्प्लॉय अंडर दिस कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट अकाउंटिंग ईयर। अगेन ये वही सारी लाइन है कि भाई हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, इस कोड में जो कैलकुलेट हुआ है रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर only, and the employee shall be entitled to receive the balance if any। अगर बैलेंस कुछ बचता है तो आप क्या करोगे, तो आप बैलेंस ही पे करोगे। अगेन मैं यहीं पे एग्जांपल दे सकती हूँ, मतलब बोलना इसमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कोई, इससे मैंने फिगर्स नहीं लिखी है यहाँ पे। जैसे आपको 5,000 पे करना था, कोई जो मिसकंडक्ट हुआ उसका लॉस कितना हुआ, 3,000 का हुआ, तो आप बोनस में से 3,000 लेस कर दीजिए और क्या करना है आपको, 2,000 आप पे कर दीजिए, ठीक है। ये अगर आप कहीं नोटिंग कर रहे हैं तो ये एग्जाम्पल्स आप नोट करते हुए भी चल सकते हैं जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे नोटेड नहीं है लेकिन आप अपने नोटबुक में से नोट कर लें तो ऑब्वियसली आप एक एनालिसिस पे आ जाएंगे कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई 5,000 बोनस था, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट 3,000 हो गई, तो उसे हमने लेस करके 2,000 का पेमेंट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पर इतनी सी बात कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 39, सेक्शन 39। आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा, एंड प्लीज मुझे मैसेज करके जरूर बताएं ये हेल्पफुल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं कुछ भी खास कि ये आपको क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए बेयर एक्ट की लैंग्वेज कितनी इजीली हम समझ रहे हैं, ठीक है, तो यस बताना तो बनता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 39, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। भाई अब बोनस की हम इतनी बात कर रहे हैं, हमें पेमेंट कब करना है। ऑल अमाउंट्स पेबल टू एन एम्प्लॉय बाय वे ऑफ बोनस अंडर दिस कोड शैल बी पेड बाय क्रेडिटिंग इट इन द बैंक अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय बाय हिज एम्प्लॉयर विद इन अ पीरियड ऑफ 8 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऑल अमाउंट्स payable to an employee by way of bonus under this code shall be paid by crediting it in the bank account of the employee। क्या करना है आपको, पेमेंट कैसे करना है, क्रेडिट करना है बैंक अकाउंट में एम्प्लॉय के जो भी बोनस यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं देने का जो बनता है बाय हिज एम्प्लॉयर विद इन अ पीरियड ऑफ 8 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जैसे मेरा 31 मार्च को क्लोज हो गया तो उसके विद इन 8 months में आपको पेमेंट कर देना है। देखिए ये क्या होती है, ये जो लिमिट होती है ना ये मैक्सिमम लिमिट होती है। आप पहले कर दो, आप दूसरे दिन कर दो तो उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी। आपने देखा ना पीछे एडवांस भी हमने पे कर दिया था तो हमने उसे लेस कर दिया। 31 मार्च को क्लोजिंग हो रहा है, आप 31 मार्च को पे कर दो, आप 2 अप्रैल को पे कर दो, आप 10 अप्रैल को कर दो। लेकिन अगर आप उसे एक्सटेंड करे जा रहे हो तो विद इन 8 months आपको कर देना है, ये बात, ठीक है। इसमें ये इतना कह रहे हैं कि आप अगर एक्सटेंड कर रहे हो तो एक्सटेंशन में आपको ये इन्होंने टाइम लिमिट बता दी, अदरवाइज आप कभी भी पे करना चाहो आप कभी भी पे कर सकते हो, ठीक है। आप जल्दी पे कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन, हाँ ओके, इसमें एक प्रोवाइडेड है, यस, provided that the appropriate government or such authority as the appropriate government may specify in this behalf may upon an application made to it by the employer and for sufficient reasons। देखिए यहाँ पे अब क्या बात हो रही है, देखिए टाइम लिमिट का सेशन है और यहाँ पे प्रोवाइडेड आ गया, तो अब जो वो 8 months वाला पीरियड होगा ना इसी के बारे में कुछ बात कर रहे होंगे क्योंकि टाइम लिमिट का है और उसी में प्रोवाइडेड आप दे रहे हो, तो मतलब ये है कि ये जो 8 months बताए गए हैं इसमें कुछ ऑल्टरेशन की बात है। और ऑल्टरेशन कौन करेगा, प्रोवाइडेड दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और सच अथॉरिटी एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। या तो वो चेंजेस कौन कर सकता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी अथॉरिटी को बताएंगे, स्पेसिफाई करेंगे क्या
अपॉन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द एम्प्लॉयर एंड फॉर सफिशिएंट रीजंस। भाई एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉयर एप्लीकेशन देगा, ऐसे नहीं, अपॉन एन एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें कि एप्लीकेशन पर जब एम्प्लॉयर की एप्लीकेशन आएगी कि भाई कुछ सफिशिएंट रीजंस हैं, एम्प्लॉयर बता रहा है कि भाई आप इसे ना एक्सटेंड कर दो, इस पीरियड को मैं अभी नहीं पे कर पा रहा हूँ, ठीक है, मे बी ऐसा कुछ हो सकता है जो एम्प्लॉयर अप्लाई करे, ठीक है। तो वो यही है कि अपॉन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द एम्प्लॉयर फॉर सफिशिएंट रीजंस, रीजंस जो हैं वो सफिशिएंट होने चाहिए, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी देख लेगी। बाय ऑर्डर एक्सटेंड द सेड पीरियड ऑफ 8 मंथ्स, वो जो 8 मंथ्स थे उसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू सच फर्दर पीरियड या फिर और पीरियड्स, ठीक है, या तो एक पीरियड या फिर और ज्यादा पीरियड एज इट थिंक फिट्स। हाउएवर द टोटल पीरियड सो एक्सटेंडेड शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल नहीं होना चाहिए। आप एक्सटेंशन दिए जा रहे हो भाई, बोनस देना है नहीं देना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें पीरियड जो है वो टोटल मिला के 2 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब 31 मार्च अगर हम 2025 की बात कर रहे हैं तो 2 साल कितने बैठेंगे यहाँ से 2027, मतलब 31 मार्च 2027 से पहले भैया पे कर देना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड करते रहो कि भाई 2028 में दे देंगे, 2030 में दे देंगे, ठीक है, इतना ज़्यादा आपको नहीं करना है, ओके। तो चलिए ये यहाँ पे ये कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई एम ट्राइंग हार्ड कि मैं इसको बहुत सिंपल बना पाऊँ, आपको ये हुआ ना लगे कि भाई क्या है ये, मतलब ईजी लगे आपको ये कि ये बहुत ईजी चीज़ें हैं, ये टफ़ नहीं है, बस लैंग्वेज क्योंकि हम नहीं समझ पाते, पढ़ी नहीं होती उस तरह से, तो हमें कई बार ऐसी लगती है कि पता नहीं कितनी टफ़ है, लेकिन टफ़ वो है नहीं, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाएँ। चलिए नेक्स्ट है हमारा टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस में सेकंड सबसेक्शन, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। नॉटविथस्टैंडिंग हम इसे समझ चुके हैं, वहां की बात हम नहीं कर रहे हैं। वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ बोनस pending before any authority, such bonus shall be paid within a period of 1 month from the date on which the award becomes enforceable or the settlement comes into operation। देखिए क्या कह रहे हैं, ऊपर वो जो हमने 8 मंथ्स की बात करी और 2 इयर्स की बात करी, हम यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये एक सेपरेट बात है, इसीलिए कह रहे हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। नॉट विद स्टैंडिंग उसके साथ मिला के हम बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक डिस्प्यूट था पेमेंट ऑफ बोनस के लिए जो कि पेंडिंग था बिफोर एनी अथॉरिटी, तो ऐसा बोनस कब पे किया जाएगा, तो ऐसा बोनस तब पे कर दिया जाएगा जब इसका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, अवार्ड बिकम्स एनफोर्सेबल और द सेटलमेंट कम्स इनटू ऑपरेशन, ठीक है, सेटलमेंट जो है वो आ जाएगा ऑपरेशन में या फिर वो एनफोर्सेबल हो जाएगा, मतलब उसका मैटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ जब भी ऐसा हो जाएगा, एनफोर्सेबल जब भी ऐसा हो जाएगा तो उसके विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ में आपको पे कर देना है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि क्या होगा कि कोई बहुत पुराना डिस्प्यूट चल रहा था, मतलब हो सकता है मे बी 3-4 साल में जाके रिजॉल्व हुआ, ठीक है, और अब आप क्या करोगे, आप कहोगे यार सेक्शन में तो ये लिखा ही नहीं है 3 या 4 साल बाद पेमेंट करना है, वो तो 2 ईयर्स तक खत्म हो जाता है, तो अब भाई हम तो लायबल नहीं है पे करने के लिए, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग। वो जो केस है वो एक नॉर्मल केस है जहां पे आप नॉर्मली आपको ऐसे ऐसे करके पे करना है, 8 मंथ्स में कर देना है, और अगर एक्सटेंशन वगैरह मिल गई है तो 2 ईयर्स तक कर देना है, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे कि यार इसमें तो 3-4 साल हो गए, ठीक, कोई एक्सटेंशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, अब भाई हम तो लायबल नहीं है पे करने के लिए। तो उन्होंने वही बता दिया कि जब वो एनफोर्सेबल हो जाए या फिर जब सेटलमेंट जो है वो ऑपरेशन में आ जाए, तब उसके विद इन 1 मंथ आपको क्या करना है, विद इन 1 मंथ आपको ये पेमेंट कर देना है, ठीक है, विद इन 1 मंथ आप पेमेंट कर दीजिए। अब अगेन इसमें एक प्रोवाइडेड आ गया, देखिए प्रोवाइडेड दैट इफ देयर इज अ डिस्प्यूट फॉर पेमेंट एट द हायर रेट। अब देखिए अगर यहाँ पे जो डिस्प्यूट था ना वो हायर रेट की वजह से था कि भाई रेट में कुछ चेंजेस थे, जैसे 8.33% है, 8.33 से लेके हमारे पास मैक्सिमम 20% तक की लिमिट है। हो सकता है जैसे आप पे कर रहे हो 10, एम्प्लॉय सामने से कह रहे हैं भाई 12% आप पे करो, या 8.33 आप कर रहे हो, वो कह रहा है 10% करो, ठीक है, इस तरीके का कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो द एम्प्लॉयर शैल पे 8 and 1/3% of the wages earned by the employee as per the provisions of this code within a period of 8 months from the close of the accounting year। तो अब इसमें ये कह रहे हैं भाई आप ना 8.33% जो मिनिमम वाला है ना वो तो पे करके छुट्टी कर दो, ठीक है वो तो उतने टाइम में आप पे कर दो जो कि हमने आपको टाइम बताया कि अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने के विद इन 8 मंथ्स तक आपको पेमेंट करना होता है बोनस का, ठीक है। उसके लिए हमने कह दिया कि भाई आप 8.33% तो पे करके खत्म करो, जो डिस्प्यूट है ना उसको बाद में हैंडल करते रहेंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं, दोबारा से आप इसे रीड कर सकते हैं। हायर रेट के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो एम्प्लॉयर शैल पे, एम्प्लॉयर पे कर देगा 8.33 8 and 1/3% ऑफ द वेजेस अर्नड बाय द एम्प्लॉई
एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड विद इन अ पीरियड ऑफ 8 मंथ्स, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 8 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। सिंपल सी बात इन्होंने यहाँ पे ये कह दी कि आप पेमेंट जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 40, एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर टू एस्टेब्लिशमेंट्स इन पब्लिक सेक्टर इन सर्टेन केसेस। अब ये क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये किस पे एप्लीकेबल होगा, चैप्टर टू एस्टेब्लिशमेंट्स इन पब्लिक सेक्टर्स इन सर्टेन केसेस, मतलब कुछ केसेस में ये एप्लीकेशन एस्टेब्लिशमेंट्स पे इन पब्लिक सेक्टर कैसे होगा, कैसे होगा ये अभी समझ में आएगा हमें कि क्या है एक्चुअल में, ये क्या कह रहा है ये सेक्शन। इफ इन एनी अकाउंटिंग ईयर एन एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर, कोई पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट है, कोई एस्टेब्लिशमेंट है जो कि पब्लिक सेक्टर में है, वो सेल करती है अपने गुड्स प्रोड्यूस जो उसने करे हैं या फिर जो मैन्युफैक्चर्ड हैं उसके, या फिर वो कोई सर्विस रेंडर करती है, ठीक है, इन कॉम्पिटिशन, वो किसी कॉम्पिटिशन में करती है, किसके कॉम्पिटिशन में करती है, विद एन एस्टेब्लिशमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, एंड द इनकम फ्रॉम सच सेल और सर्विसेज और बोथ इज नॉट लेस देन 20%, वो 20% से जो उसकी इनकम है वो लेस नहीं है ऑफ द ग्रॉस इनकम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर फॉर दैट ईयर, देन क्या होगा, द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई इन रिलेशन टू सच एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू अ लाइक एस्टेब्लिशमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। तो अब क्या है, ये जहाँ यहाँ पे जो प्रोविजंस है ना वो फिर प्राइवेट सेक्टर की तरह एप्लीकेबल हो जाएंगे, जैसे ये एस्टेब्लिशमेंट प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट है उस तरीके से ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं, अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपटीशन कर रही है किसी प्राइवेट सेक्टर से और वो क्या करती है, गुड्स प्रोड्यूस करती है, मतलब सेल करती है वो गुड्स जो उसने प्रोड्यूस करे हैं, जो मैन्युफैक्चर करे हैं, जो रेंडर करी है कोई सर्विसेज, और उसकी जो इनकम आ जाती है फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज या फिर गुड्स या फिर बोथ, वो 20% से कम नहीं है, इज नॉट लेस देन 20% ऑफ द ग्रॉस इनकम, ठीक है, ग्रॉस इनकम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, जो पूरी कंप्लीट एस्टेब्लिशमेंट है उसकी जो ग्रॉस इनकम आ रही है उससे 20% आप निकालो, अगर उससे ज्यादा है तो यहाँ पे जो प्रोविजंस अप्लाई होंगे इस एस्टेब्लिशमेंट पे, पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट पे, वो कैसे होंगे, वो इस तरह से होंगे जैसे ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये एक एस्टेब्लिशमेंट है जो कि प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, बस इतनी सी बात है। मींस अगर आप कुछ चीजें एक्सीड कर रहे हो तो यहाँ पर फिर आपको वो क्राइटेरिया नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको कौन सा क्राइटेरिया नहीं मिलेगा, पब्लिक सेक्टर वाला क्राइटेरिया नहीं मिलेगा। सिंपल, अगर आपके प्रॉफिट ज़्यादा हैं, आप अच्छा इनकम अर्न कर रहे हैं यहाँ से, तो बस फिर आपको प्राइवेट सेक्टर की तरह फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उसी तरह से प्रोविजंस अप्लाई होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगेन वही है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय एनी एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, किस पे नहीं होंगे, ये जो एस्टेब्लिशमेंट हैं पब्लिक सेक्टर में इन एम्प्लॉइज पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप सेक्शन 41, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे कुछ उन्होंने स्पेसिफाई कर दिए हैं, ठीक है, ये कोई ऐसे याद करने वाले नहीं हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा ये, ठीक है, ये कोड कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है, और अगर आप ऐसी किसी एस्टेब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप सारे ये क्रैम करने लग जाएंगे, सारे ये लर्न आउट करने लग जाएंगे, बिकॉज अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होता है नहीं होता, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने LIC के एम्प्लॉइज को यहाँ से आउट कर दिया। सिमन एज डिफाइंड इन क्लॉज 42 ऑफ सेक्शन 3 the Merchant Shipping Act 1958. Next is employees registered or listed under any scheme made under the Dock Workers Regulation of Employment Act 1948 and employed by registered or listed employers. इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये as it is ही आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। Next, employees employed by an establishment under the authority of any department of central government, state government और local authority. Employees जो कि employed हुए हैं by an establishment जो कि authority है of any department of central government, state government या फिर local authority. Then is employees employed by Indian Red Cross Society or any other institution or a like nature including its branches. कोई भी यूनिवर्सिटीज़ और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं,
Institutions including hospitals, chamber of commerce and social welfare institutions established not for purposes of profit, employees employed by the Reserve Bank of India, employees employed by public sector financial institution other than a banking company है, which the central government may by notification specify having regard to क्या क्या कैपिटल स्ट्रक्चर देख के, ऑब्जेक्टिव्स और नेचर ऑफ एक्टिविटीज देख के, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट या फिर कंसेशन देख के, या फिर कोई अदर रेलिवेंट फैक्टर देख के, ठीक है, तो वहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगे. एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट्स ऑपरेटिंग ऑन रूट्स पासिंग थ्रू एनी अदर कंट्री, ठीक है, क्योंकि बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं तो वहाँ पे वो रूल्स एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस पे, ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स पे. एम्प्लॉयज ऑफ एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट विच द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन exempt having regard to the overall benefits under any other scheme or profit sharing available in such establishments to the employees, ठीक है. अगर इस तरह की कोई चीज़ है जो स्पेशली exempt कर रही है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, देखकर स्कीम्स और बेनिफिट्स, ओवरऑल स्कीम्स और बेनिफिट्स अगर कुछ और अच्छे दिए हुए हैं वहाँ पर वो देखकर वो कर रही हैं, तो मतलब बेसिकली अगर आपको अगर नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई कर दिया है तो ये हो जाएगा. नेक्स्ट लास्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 and notwithstanding anything contained in any other provisions of this chapter, the provisions of this chapter shall apply to such establishment in which 20 or more persons were employed on any day during an accounting year. क्या कह रहे हैं? मीन्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस का मतलब होता है जब भी हम अटैच करते हैं किसी चीज से, और नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है जब हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं. तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस मतलब सबसेक्शन 1 का तो हमें ध्यान रखना है, लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस, किसी और प्रोविजंस को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं. प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू सच एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. इसमें कह रहे हैं वहीं अप्लाई होंगे यहाँ पे प्रोविजंस जो कि 20 और मोर पर्सन्स जहाँ पे एम्प्लॉयड होंगे, ठीक है, ऑन एनी डे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, या तो एम्प्लॉयड हैं या फिर कभी भी एम्प्लॉयड हुए थे ऑन एनी डे, मतलब साल में अगर एक भी दिन ऐसा हो गया था ना कि 20 या उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे तो ये एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है. तब आप ये नहीं कह सकते यार देखो साल में 365 दिन होते सिर्फ एक ही दिन तो हुआ था. अगर एक भी दिन हो जाएगा, एम्प्लॉयड है या तो, और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी डे पे हुआ है तो भी ये एप्लीकेबल हो जाएंगे प्रोविजंस. ओके, सो बस यही है, ये हो गया हमारा सेक्शन 41 कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है. हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं. और नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे? देखिए नेक्स्ट सेशन में हमारा चैप्टर 5 शुरू होगा, वो है हमारा एडवाइजरी बोर्ड. इसमें सेक्शन 42 है जहाँ पे बताया हुआ है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स के बारे में, ठीक है. यहाँ से अब जो चीज़ें शुरू होंगी वो प्रोविजनल नहीं है, वो वैसे समझने वाली नहीं है, उन्हें आप ऐसे रीड आउट करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन प्लीज़ मिस आउट ना करें. सारे हम इसमें कंप्लीट करेंगे. चैप्टर 9 है इसमें और बहुत इजीली 1 डे में चैप्टर्स ये हो जाएंगे. मे बी एक दो सेशन में तो ऐसा भी होगा कि कई चैप्टर्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी छोटे हैं, ठीक है. तो हेल्पफुल है मुझे ज़रूर बताएं. अंटिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.